दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों अभी इस सरकार पर ये आरोप लग रहे हैं कि ये सरकार सेना को कमजोर करना चाहती है या कर रही है। नया विवाद ये है दोस्तों कि जो डिसेबल सैनिक हैं, जो युद्ध में लड़ते हुए घायल हो गए, डिसेबल हो गए, उनके अंग कट गए या और किसी वजह से उनको, लेकिन वो इस स्थिति में थे जैसे पाँव कट गया मान लो और वो व्हील चेयर पे जाकर के भी काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को सरकार ने डिसेबल तो माना है, लेकिन इनकम टैक्स में उनको छूट नहीं दी है। उनके ऊपर इनकम टैक्स पूरा लगेगा, ऐसा एक नया कानून अभी बनाया है। और उसमें इस तरह से सेना जो है उसके ऊपर भड़की हुई है। और सेना ये कह रही है कि इस तरह हमारा उत्साह कम किया जा रहा है और हमें कमजोर, सेना को कमजोर किया जा रहा है। और उसके वो और भी इसके अतिरिक्त और भी कई बातें बताते हैं, कारण बताते हैं। जैसे अग्निवीर की बात करते हैं कि अग्निवीर आलोचना जो है, अग्निपथ योजना जो है, ये सेना को कमजोर करने की योजना है। क्योंकि इसमें जो जो भी जवान लिए जाते हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत कम है, साल भर या 6 महीने ट्रेनिंग है, और फिर उसको जो है सेना में भर्ती कर लिया जाता है। ये भी कहना है उनका कि सेना में ही इसका विभाजन हो गया है। एक रेगुलर जो ट्रेंड किए हुए सैनिक हैं वो हैं, दूसरी ओर ये अग्निवीर हैं। तो अग्निवीर को सब जगह नहीं लगाया जा सकता है, जबकि सेना के जवान जो हैं सब जगह लगाए जा सकते हैं। ऊपर चढ़ने में भी लगाया जा सकता है, कई खतरों की जगह है वहां पे भी उनको भेजा जा सकता है। तो एक तरह से डिवीजन हो गया वहां पे भी कि ये अग्निवीर से आए हुए हैं, ये रेगुलर आर्मी से हैं। ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि, और इससे सेना जो है कमजोर हो रही है। एक आरोप ये भी लगाया जाता है कि पिछले 3-4 साल से सेना में कोई भर्ती नहीं हुई, क्योंकि ये अग्निवीर योजना लाने की कोशिश सोच रहे थे, कोशिश कर रहे थे, योजना बना रहे थे। उसके बीच में 2-3 साल निकल गए। 2-3 साल में हर साल लगभग 70,000 सेना के जवान जो है रिटायर्ड होते हैं। तो 70 से 80 हजार, तो लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा जवान जो है रिटायर्ड हो गए और नई भर्ती नहीं हुई। इसका मतलब यह है कि नौकरी जो है कम हो गई। अब कम लोगों को ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो ये सेना को, ये इससे भी सेना पर भार ज्यादा है, तो सेना कमजोर हो रही है। मतलब जो नफरी 13 लाख या ऐसे कुछ है हमारी, वो तो बराबर होनी चाहिए ना। तो वो नहीं भरे। कई तो ऐसे हुए कि भाई इन्होंने एग्जाम भी पास कर लिया, उनका फिजिकल टेस्ट भी हो गया, उसके बाद उनको रिजेक्ट कर दिए, मतलब उसके बाद भी उनको अपॉइंटमेंट नहीं दिए। तो ये जो है एक अजीब बात जो है सेना में चल रही है। एक बात और, ये वन रैंक वन पेंशन का मामला है। सरकार जब नहीं आई थी 2014 में, जब पहली बार ये आए थे, नरेंद्र मोदी सरकार चुनाव लड़ रहे थे, तभी इन्होंने घोषणा की थी वन वन रैंक वन पेंशन देंगे। लेकिन इन्होंने कुछ लोगों को दिया और बाकी को नहीं दिया। तो अभी भी मतलब वो दिक्कत है। ओ आर ओ पी ओ आर ओ पी पूर्व सैनिकों का आरोप है कि वास्तविक ओ आर ओ पी लागू नहीं हुआ है। और पेंशन पुनर्निरीक्षण में देरी की शिकायत है। सरकार का पक्ष ये है कि लागू हम समय समय पर कर रहे हैं, पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं, और बजट और प्रशासनिक कारणों से अंतराल आवश्यक बताया जाता है। अब वो कारण तो कुछ भी बताओ, कारण बताने का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि लोगों को वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और लोग उससे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो उनसे संतुष्ट नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है। इक्विपमेंट खरीद में भी जो पुरानी योजनाएं, जो खरीदने की जो प्रणाली थी, उसको आपने बदल दिया। टेंडर होते थे,
मिलिट्री से पूछा जाता था, टेंडर होते थे, टेंडर के गुण दोष देखे जाते थे। और अब जो है ये प्रक्रिया 11 साल से करीब करीब बंद पड़ी है। कुछ चीज़ों की हुई होगी, लेकिन अधिकतर चीज़ों में, रक्षा में देरी भारत में दशकों से एक, हाल के वर्षों में स्वदेशीकरण पर जोर के चक्र चलते भी टेंडर नहीं हो रहे हैं। और स्वदेशीकरण में भी आपने ऐसे लोगों को चुना है निजी, जो पैसा लगाना ही नहीं चाहते हैं। हालत बहुत खराब है दोस्तों। 41,000 करोड़ रुपया बैंकों में पड़ा है, निजी निवेशकों का, निजी उद्योगपतियों का, निजी पूंजीपतियों का। लेकिन वो किसी भी फील्ड में, सेना में ही नहीं, किसी भी फील्ड में लगाने को तैयार नहीं है। वो, उनको विश्वास ही नहीं है कि ये सरकार, हम जो पैसा लगाएंगे उससे हम कुछ कमा पाएंगे। उनको ये विश्वास ही नहीं है। और इसलिए वो इसमें कहीं पे भी पैसा नहीं लगा रहे हैं। वो बैंकों में पड़ा पैसा है। और उसके विपरीत एक और बात हो रही है जो बहुत ही खतरनाक है। देश की देश की व्यवस्था के लिए भी खतरनाक है, सुरक्षा के लिए भी खतरनाक है। 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल, ये पूंजीपति जो पैसे लेके, बैंकों से पैसा लेकर के अपने जेब में रखे हुए हैं, वो भाग जा रहे हैं, इंडिया छोड़कर चले जा रहे हैं। तो उनसे पैसा भी नहीं आ सकता है, और वो निवेश तो क्या करेंगे। तो ये स्थिति बनी हुई है। और इसमें मतलब सरकार कुछ भी कर नहीं पा रही है। सरकार चाहती है कि प्राइवेट निवेश करे सेना में, और प्राइवेट निजी जो है निवेशक जो हैं, वो सेना में क्या कहीं पे भी निवेश नहीं करना चाहते हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम निकल जाता है और प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, फिर आपातकालीन योजना बना करके खरीदनी पड़ती है, उसमें माल महंगा मिलता है। वो भी हमारे ऊपर ही वो जो है दंड है एक तरह से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका असर मनोबल पर असर पड़ रहा है। वास्तविक स्थिति ये है कि मनोबल का आंकलन जटिल है। कुछ पूर्व सैनिक और विश्लेषक चिंताएं जताते हैं, वहीं सेना के अधिकारी बयान अक्सर उच्च मनोबल की बात करते हैं। उच्च अधिकारी तो जब तक नौकरी में है तब तक वो तो सरकार के प्यादे की तरह ही बात करेंगे, सरकार की आलोचना वो कर ही नहीं सकते। बात यह है कि जो स्पष्टता आनी चाहिए बात में, वो उनमें नहीं आ सकती है। अभी आप नरवणे के मामले में ही देख लो। उनकी किताब छपी है, 4 साल पहले छपी है, 3 साल पहले। और वो 2-3 साल हो गए। और वो जो है पब्लिश भी हो गई, अमेजन पे बिक रही है, ऐसा उन्होंने ट्वीट भी कर दिया कि मेरी किताब पढ़िए, खरीदिए, अमेजन पे अवेलेबल है। और अब सरकार के दबाव में उन्होंने कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं मालूम, मेरी किताब मैंने तो लिख दी, मेरा काम पूरा कर दिया। अब ये प्रकाशक का और सरकार के बीच का झगड़ा है कि उन्होंने उसकी परमिशन दी या नहीं दी। तो ये सवाल ये है कि अब नरवणे साहब भी क्या करें। उनके पेंशन और वो सारी चीजें रुक जाती है अगर वो ज्यादा थोड़ा सा जोर लगाए तो। सब सरकार तो मिलिट्री को भी तबाह करने पे लगी हुई है। तो इसलिए ये सारी बातें हैं। लेकिन अब जो जो भी मुद्दे उठते हैं, विशेषज्ञ जो मुद्दे उठाते हैं, उन सब मुद्दों पर सरकार के अलग तर्क हैं। लेकिन वो तर्क ऐसे हैं कि जिससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता है। इस तर्क तो हों ऐसे जो संतुष्ट करे लोगों को, लेकिन ये तर्क ऐसे हैं कि जो संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। और परचेज में बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। राफेल के ऊपर भी पिछली बार भी वो सवाल उठे थे। उनकी कोई जांच नहीं हुई। उनकी ऑडिट हो जाती, उनकी जांच हो जाती, उन पे कोई कमेटी बैठ करके और जांच कर देती और उसका हल निकाल लेती, तो वो प्रश्न खत्म होते ना। अभी अभी भी संशय है कि जो पिछली बार प्रश्न उठे, वो अब क्यों, एक तो उसमें रेट का ही प्रश्न था, और उसमें सेना से भी नहीं पूछा गया था। सेना का जो सेना का जो डिफेंस मिनिस्टर जो थे, उनसे तक नहीं पूछा गया। और पीएमओ ने ही तय कर दिया सारा मामला। तो ये जो चिंताएं हैं, ये बहुत ही मुश्किल वाली है। अब
सेना जैसे संस्थान में खुला विभाजन सार्वजनिक रूप से दिखाई देना दुर्लभ होता है, क्योंकि भारतीय सेना एक अत्यधिक अनुशासित और गैर राजनीतिक संस्था है। लेकिन पूर्व सैनिकों के बीच मतभेद दिखते हैं। कुछ अधिकारी नीतियों का समर्थन करते हैं, कुछ आलोचना करते हैं। सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर बहस से विभाजन का आभास हो सकता है। इसे संस्थागत विभाजन कहना, लेकिन नीति पर मतभेद वास्तविक है। ये तो है ही समस्या। तो ये सारी समस्याएं हैं। हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि सरकार इस पर ध्यान देगी, और सरकार कम से कम ऐसी नीति न बनाए कि जिससे सेना में विभाजन हो जाए। सेना में विभाजन हो जाएगा तो हमारी सुरक्षा को खतरा होगा, और इसलिए ये जरूरी है कि सेना को संतुष्ट किया जाए। अगर वो अग्निवीर योजना के लिए मना करते हैं तो उसको लागू न की जाए। और भी जो योजनाएं जिनके लिए सरकार सेना तैयार नहीं है, उनको लागू नहीं करना चाहिए। यहीं पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ, और आपसे अपील करता हूँ कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।